आलमी बैंक ने NFC अवार्ड पर बुनियादी सवाल उठाया है। इसकी ताज़ा रिपोर्ट में तजवीज़ पेश की गई है कि सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम सिर्फ आबादी नहीं बल्कि अखराजाती ज़रूरियात, मुमकिन आमदनी की सलाहियत और माली मुसावात के उसूल के तहत होनी चाहिए। ये कोई नई बहस नहीं, कई बरसों से माहिरीन मईशत, आइनी हलकों और पॉलिसी साजों के दरमियान ज़ेरे बहस एक अहम मामला है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बढ़ती हुई आबादी को कौमी वसाइल पर बढ़ते हुए दबाव की बुनियादी वजह करार देते हुए कौमी आबादी काउंसिल कायम करने का फैसला किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या हुकूमत वसाइल की तकसीम के मौजूदा निज़ाम पर नज़र-ए-सानी करेगी या फिर यह मामला सियासी मसलहतों की नज़र हो जाएगा। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 7वें NFC अवार्ड के तहत सूबों को विफाकी महसूलात का 57.5% हिस्सा मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अवाम की जिंदगी में खातिर खा बेहतरी नहीं आ सकी। सूबाई अखराजात का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों, पेंशन और इंतजामी उमूर पर खर्च हुआ, जबकि तालीम, सेहत और अवामी खदमात मतलूबा सतह तक नहीं पहुँच पाई। 18वीं आईनी तरमीम के बावजूद विफाक और सूबों के इख्तियारात में अब भी वाज़ेह तकसीम मौजूद नहीं, जिससे वसाइल का ज़िया हो रहा है। इसीलिए आलमी बैंक ने न सिर्फ वसाइल की तकसीम के फार्मूले पर नजर-ए-सानी बल्कि GST की वसूली के लिए मुतहदा निज़ाम कायम करने की भी सिफारिश की है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी आबादी काउंसिल के क़याम का ऐलान करते हुए कहा है कि वसाइल और आबादी के दरमियान तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। इसलिए आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की, माशी इस्तेहकाम और इंसानी वसाइल की बेहतरी के साथ जोड़ना होगा। हकीकत भी यही है कि आज़ादी के वक्त पाकिस्तान की आबादी करीबन 3 करोड़ 10 लाख थी, जो अब 25 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि अंदाज़ा यह है कि 2050 तक ये 40 करोड़ से भी बढ़ जाएगी। अगर हुकूमत वाकई ये तस्लीम करती है कि आबादी और वसाइल में तवाज़ुन ज़रूरी है, तो फिर क्या वो NFC अवार्ड के इस बुनियादी उसूल पर भी नज़र-ए-सानी करेगी, जिसके तहत वसाइल की तकसीम में आबादी को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है? क्या अखराजाती ज़रूरियात, माली इस्तेदाद और पसमानदगी जैसे अवामिल को भी मरकज़ी हैसियत दी जाएगी ताकि हकीकी माली मुसावात कायम हो सके, या फिर विफाक और सूबों के दरमियान सियासी इख्तिलाफात, आइनी हसासियत और सूबाई मफादात इस इस्लाहाती अमल को एक बार फिर रोक देंगे? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मालियाती और तरक्याती सिमत का तयन कर सकता है। अगर हुकूमत आलमी बैंक की सिफारिशात, अपनी आबादी पॉलिसी और मालियाती इस्लाहात को एक जामे हिकमत अमली में तब्दील करने में कामयाब हो जाती है, तो शायद वसाइल का इस्तेमाल ज़्यादा मौसर, मुनसिफाना और अवामी फलाह के मुताबिक हो सके। लेकिन अगर माजी की तरह इस मामले को भी सिर्फ सियासी दूध रखा गया तो बढ़ती आबादी, महदूद वसाइल और मईशत का बहरान मज़ीद गहरा होता जाएगा। इस वक्त की ज़रूरत क्या है? क्या मजमूई तौर पर किसी हिकमत अमली की ज़रूरत है? सूबों में वसाइल की तकसीम आबादी नहीं, अखराजाती ज़रूरियात और मुमकिना आमदनी की सलाहियत पर वर्ल्ड बैंक की तजवीज़, नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के क़याम का फ़ैसला, क्या निज़ाम इतनी बड़ी जौहरी तब्दीली कर पाएगा? रज़ा रूमी साहब, ये रिपोर्ट कहती है कि वसाइल अवाम के बाद जो शहजाद साहब भी बात कर रहे हैं, इंतजामी अखराजात पर ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, साथ ही वो जो सूबाई हुकूमत है उनकी कारकर्दगी को भी सवालिया निशान बना रहे हैं। इधर एक दिन पहले यानी इस रिपोर्ट से पहले नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के क़याम का फैसला हुआ, जिस इजलास में हुआ उसमें वज़ीर आज़म साहब तो मौजूद ही थे, उनके वज़रा भी थे, मगर फील्ड मार्शल साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो क्या उम्मीद रखी जाए? हमेशा कहा जाता है सियासी इस्तेहकाम नहीं, या हमें मिलकर एक सोच के नीचे नहीं चल पाए, क्या वाकई इस्लाह होने की उम्मीद रखी जा सकती है अब? देखिए, क्यों नहीं उम्मीद रखनी चाहिए, बिल्कुल हो सकती है। और जब आपकी जो सिविल मिलिट्री क़यादत अगर एक नुक्ते के ऊपर फोकस करें तो यकीनन वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मगर मसला ये है आयशा के ये जिस तरीके से किया जाता है, ये बड़े पेचीदा और सियासी मामलात होते हैं, और इसमें एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस सिर्फ टॉप पे नहीं बल्कि आपको सूबाई सतह के ऊपर भी चाहिए होता है, और ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर भी ये ज़रूरी होता है। देखिए, कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन पॉलिसी जो है उसका अमल दरामद कहाँ होना है? उसका अमल दरामद होना है सूबों में, अजला में, डिवीज़न की लेवल पे, ज़िले की लेवल पे, तहसील की लेवल पे, यूनियन काउंसिल के लेवल पर, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है अक्सर वहीं पे सुकून और मसाइल आते हैं। यही वजह है कि बहुत सी पॉलिसीज जो है पाकिस्तान में बनी और बदकिस्मती से वो कहीं आगे नहीं पहुंची। अब ये आबादी के ऊपर अगर ये फोकस दिखाई दे रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, हम तो यही कहते आए हैं कि आबादी को कंट्रोल कीजिए और आबादी का उसके जो बढ़ने की वजूहात हैं उन पर गौर करके उनका सद्देबाब कीजिए, तो शायद पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन होगा। लेकिन अब ये किस हद तक होगा, ये
वक्त ही बताएगा। क्या क्या हम अपनी मईशत को अपनी सियासत से अलग रख सकते हैं? अभी आपने ऊपर मामलात की बात की, दिफा का मामला हो, मजहबी मामलात हो, सियासी मामलात हो, हर एक की अपनी अपनी डायनामिक्स और उसके उसूल होते हैं, इनको सियासत से अलहदा रखा जाता है। मईशत को भी क्या सियासत से अलहदा रख के ट्रीट किया जा सकता है जब मुल्क के बढ़ने की बात हो रही हो? आशा नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि हम अक्सर ये जिक्र करते हैं कि माशी सियासी इस्तेकाम जो होता है वो माशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी होता है या माशी तरक्की के लिए ज़रूरी होता है। मगर मैं ये ज़रा जो रिपोर्ट है मैं इसके ऊपर भी बात कर लूँ कि ये क्या वजह है कि ज़रूरी क्यों है कि वर्ल्ड बैंक और बरतानवी हुकूमत जो है वही यहाँ पर पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर रिपोर्टें बनाएं और पेश करें, जबकि पाकिस्तान में कई तरह के अच्छे सोचने समझने वाले, लिखने वाले और तहकीक करने वाले लोग मौजूद हैं। ये भी एक अजीबोगरीब मसला बन गया है कि कोई भी इस तरह का अहम कौमी इशू होता है तो उसको हम आउटसोर्स करते हैं, इन्हीं मालियाती इदारों को के हवाले करते हैं जो कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल के जिम्मेदार भी हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक वगैरह और या आईएमएफ जो है इनका हम जिक्र करते रहते हैं हर वक्त के इनकी कंडीशंस और इनकी जो पॉलिसीज जो ये हमें मजबूर करते हैं हमारे जैसे ममालिक को कि वो फॉलो करें, वो बहुत सारे मसाइल का बायस बनते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, अफ्रीका में, एशिया में, लातीनी अमेरिका में पिछले 40-50 साल का जो एविडेंस है वो ये शो करता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं वो बिल्कुल हर वक्त ठीक नहीं होती। मसलन आपको एक एग्जांपल देता हूं, और चूंकि वक्त नहीं है मुझे मालूम है कि ये बहुत साल वर्ल्ड बैंक ये कहता रहा कि जी मैन्युफैक्चरिंग पर कोई जरूरत नहीं है करने की, तिजारत कीजिए, सर्विस सेक्टर में कीजिए। और अब वर्ल्ड बैंक खुद अपनी पॉलिसी बदल रहा है, उन्होंने कहा जी हम गलत कहते थे, मैन्युफैक्चरिंग बहुत जरूरी होती है। वियतनाम का उन्होंने एग्जाम्पल देखा, साउथ कोरिया का देखा, चीन का देखा, तो अब वो उन्होंने अपनी लाइन बदल ली है। तो जो उन्होंने ये ताकीद करके मशवरे दे के खैर मुफ्त तो नहीं होते मशवरे लेकिन मशवरे देकर जो कुछ हमसे करवाया, तो अब उसका अभी जो मशवरा दे रहे हैं ठीक है या नहीं ये तो बताएं ना, फिर जिस मशवरे में तजवीज की हम बात कर रहे हैं। देखिए ये मशवरा ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास वो कैपेसिटी भी मौजूद है, हमारे पास वो इदारे भी मौजूद है। मसला हमारा ये है कि हम उसके ऊपर उनको आईनी तरीके से आगे नहीं ले जाना चाहते। मसलन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है, नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है, वो फोरम्स ऑलरेडी मौजूद है, पार्लियामान की कमेटियां मौजूद हैं, सूबाई कमेटियां मौजूद हैं। क्यों नहीं वो इसके ऊपर गौर व करती? क्या जरूरत है कि हमें वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ही चाहिए कि उसको हम पे छापें और उसके ऊपर घंटों उसके ऊपर रिपोर्ट? तो सर हमारी गुफ्तगू के लिए कि हम याद दहानी कराएं, शहजाद साहब ने एक नियत का बात कहकर ही बात खत्म कर दी थी ऊपर। आमिर साहब ये फरमाइएगा कि क्या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पाकिस्तान में किसी नए मालियाती इनकलाब को मुमकिन बना सकती है या फिर सवाल ही रहेंगे? अच्छा, कोई पौधा जो है वो फल फूल सकता है अगर उसकी जड़ें जो है वो जमीन के अंदर हुई ना और हवा में हो, जाहिर है तो वो नहीं हो सकता। मुझे ज्यादा तफसील में जाए बगैर इस तरह की चीजें, अच्छा, और इससे भी कतई नजर की इस तरह की रिपोर्टें हमेशा वर्ल्ड बैंक से आती हैं, IMF से आती हैं, बैन अवी इदारों से आती हैं, मकामी तौर पर तैयार की आती हैं। मेरे जहन में जब भी इस तरह की तब्दीली या रिफॉर्म का जिक्र होता है तो सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि जो हमने अभी तक किया है वो हमने किस हद तक कामयाबी के साथ कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो 18वीं तरीके के तहत डेवोल्यूशन हुई है तो जो जिम्मेदारियां सूबों को गई हैं, क्या वफाक ने अपना हाथ उठा लिया है और उन जिम्मेदारियों से, और क्या वफाक ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल कर दिया है जो कि इन जिम्मेदारियों के लिए था? नहीं किया ना। अब हुआ क्या? इसका मतलब है कि रिफॉर्म का रास्ता तो बड़ा लंबा रास्ता होता है ना, तो उसके ऊपर जो पहले 2-3 कदम थे आपने वही नहीं उठाए हैं, तो आप नक्शा जितना मर्जी तफसीली बना लें उस सब का, आप अगले 100 मील का बना लें, आप अगले 100 सालों का बना लें, लेकिन जब आप पहले 3-4 कदम ही नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर आगे की बात करना मुझे लगता है ऐसा थोड़ा सा फजूल है। वक्त का क्या है, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक बात ये होनी चाहिए कि रोते भी आप सबसे ज्यादा है वफाक जो है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारी जरूरियात ये हैं और हमें पैसे नहीं मिलते और सब खाली तकलीम के बावजूद हुए। लेकिन जो छोटा सा काम आपको करना है और जिससे बेहतरी ही आ सकती है, उससे तो खराबी नहीं पैदा हो सकती, वो ये कि कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में से जो सूबों को चले गए हैं उसकी अपनी दुकानें और अपने खाते बंद कर दे। वो करके क्यों नहीं दिखा सकते? वो करके दिखा दे, उनकी ये क्रेडिबिलिटी होगी कि फिर वो सूबों के साथ आगे की बात जो है वो किसी असूल की बुनियाद के ऊपर कर सकेंगे। अभी अगर करेंगे ना
तो अच्छा हमने तो ये तारीफ देखी हुई है पाकिस्तान की कि ये एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल का एक टूल होगा। दुरुस्त। जी 3 पार्टियां, पीपल्स पार्टी है, एक PMLN है और एक PTI है, हाँ। किसको किस तरह से अकोमोडेट करना है ताकि अपना रास्ता आगे निकाल दें। किसी Very good. असूल या किसी फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग रोड मैप है उसकी बुनियाद के ऊपर नहीं होंगे, तो पहले 2-3 कदमों पे तवज्जो दें, बाकी ठीक। सारी बातें छोड़िए, बाद में हो सकती है।